मानव सर का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आप इस ओकेजन को स्पेशल बनाने के लिए यहाँ आए। आप सबके कारण ये ओकेजन स्पेशल है, इसको कभी भी मत भूलिए। अभी मानव सर कह रहे थे कि अगर एक गोल सेट कर लें और हम वाइब्रेशन से एक दूसरे की फील कर सकें तो वो गोल पॉसिबल हो जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने ओम शांति ओम फिल्म देखी होगी, जिसमें बहुत पॉपुलर डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें, पूरी शिद्दत से चाहें, तो पूरी कायनात साजिश करती है आपको उससे मिलाने की। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे गौर से सुनिएगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट में कहा जाता है मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज जो मैं बोलूंगा रिसर्च बोलूंगा, रिसर्च के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। नो फिक्शन एट ऑल, नो फिक्शन एट ऑल। व्हाटएवर आई से इट इज बैक्ड बाय साइंस एंड साइकोलॉजी। सो ये जो डायलॉग है, मैं ये कह रहा हूँ, ये डायलॉग सिर्फ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, की बात करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम की बैकग्राउंड है? वंडरफुल, वाओ वाओ वाओ, सो वाओ, ग्रेट। मानो सर इनके लिए प्राइज होगा जो कितने एलिमेंट्स हैं दुनिया में? हाउ मेनी एलिमेंट्स? एलिमेंट्स केमिस्ट्री में एलिमेंट्स जिसको और बढ़ाओ, नंबर बढ़ा सकते हो। 160। The correct answer is 114। सब कुछ जो कुछ इस दुनिया में बना है वो उन 114 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अभी हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मैं इसलिए सिर्फ आपको पहले बता रहा हूं कि मानव सर ने बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया, मैं वो पहले उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी बना है इस दुनिया में वो 114 एलिमेंट्स से बना है। ये वुड, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो 114 एलिमेंट्स का ही वेरियस एलिमेंट है। मैं आपको एक और ज्यादा आसान उदाहरण से समझाऊंगा। कितने लोग जानते हैं कि वाटर की कंपोजिशन इज H2O? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप सबको पता है। H2O is just 2 elements of hydrogen and 1 of oxygen, ऐसे बने। H2SO4, उसमें सल्फर मिला दिया और ऑक्सीजन के 3 और एलिमेंट मिला दिए तो क्या बन गया? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। आपने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सो वेरियस कॉम्बिनेशन, वेरियस अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिससे अलग अलग चीज बनती है। हम भी 70% ऑफ दिस बॉडी इज ओनली वाटर, ऑल ऑफ यू नो दिस। बाकी सब भी जो है वो उसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। वी आर प्रैक्टिकली, अब मैं फिर दोबारा उस चीज को, इस बात को समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं। मैंने H2O से बात शुरू की थी। बूढ़ा आदमी कई चीजें भूलता रहूंगा, आप याद कराते रहेंगे। H2O 3 फॉर्मेट्स में हमें मिलता है, लिक्विड, बर्फ में, सॉलिड और गैसेस में स्टीम, ठीक है। बट इट इज स्टिल H2O, एवरीवेयर इट इज H2O। तीनों फॉर्मेट्स में आपके पास है, गैसेस स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है।
हमारी बॉडी जो है इट इज ऑल एनर्जी, आप उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। हमारी बॉडी भी इट इज ओनली एनर्जी। लेट दिस इंफॉर्मेशन सिंक इन। वी आर जस्ट एनर्जी, वी लुक सॉलिड। I want to repeat, we look solid, but we are energy. और जैसे आप FM, आपके यहाँ तो चित्कारा में तो रेडियो भी है, टीवी भी है, आपका अपना FM है, तो FM की एक certain frequency होती है। If your frequency is goal oriented, you will achieve the goal. If your frequency is happiness, you will be happy. If your frequency is complaining, you will complain for each and everything. Please remember, जो confusion है इस दुनिया में वो है we are chasing a wrong goal. I'll explain to you. Goal क्या है? अगर मान लीजिए वो जो जीनी है वो आपके सामने आ जाए और कहे 3 वरदान मांगो, मुझे प्लीज कोई एक सज्जन आप में से बताए क्या वरदान मांगेगा? Tell me, any one of you, please. Anyone? कोई भी आप में से कोई वरदान नहीं चाहिए आपको? सब बोलो बेटिया। इधर आओ। नहीं बेटा वो गलत तरीका है, इधर आओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। लेट एवरीबडी सेलिब्रेट यू एज वेल। आपने बच्चे सबसे पहले हुकूमत दिखाई आपने। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Hello guys, myself Purvi Bhargav. I am from Redesign first year student. Like मेरी 3 विशेष जो होंगी, एक तो होगी कि मैं लाइक वर्ल्ड में जितनी हैप्पीनेस बांट सकूं उतनी हैप्पीनेस बांटूंगा। सेकंड विल बी कि मैं एकदम परफेक्ट सक्सेसफुल लाइक मेरे को वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर बनना है, तो वो विश मेरी पूरी हो जाए। एंड थर्ड विल बी कि मेरे पेरेंट्स लाइक मेरे को प्राउड एकदम लाइक मतलब मैं उनकी प्राउड बेटी बन सकूं। थैंक यू। मैं आपको फिर एक और रिक्वेस्ट करूंगा, इस बच्ची के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। आज तक जितने भी लोगों से ये पूछा गया, आज तक, आज से 1 घंटा पहले तक नहीं, जितने भी लोगों से ये पूछा गया कि जीनी सामने तो क्या मांगेंगे? आई शुड बी फेमस, आई शुड बी रिच, आई शुड बी बिल क्लिंटन, आई शुड बी बिल गेट्स, आई शुड बी एलॉन मस्क। मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए और प्रसिद्धि चाहिए। ये 3 चीजें लोग। पहली बार किसी बच्ची ने कहा है मुझे हैप्पीनेस बांटने का गुण चाहिए। सो जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे गोल्स गलत रहे हैं अब तक, क्योंकि हमें या तो जॉब रिलेटेड बनना सिखाया गया या एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया गया। हमें सक्सेसफुल होना सिखाया गया। सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स आपको सक्सेसफुल होना सिखाते हैं, हैप्पी होना नहीं सिखाते। और ये पहली बार है कि मानव सर ने इनिशिएटिव लेकर के ये कहा कि हैप्पीनेस सेंटर होना चाहिए, और चित्कारा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया। और ये भी एक चमत्कार है। आज हम कई सारे चमत्कारों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो सेलिब्रेट योरसेल्फ, प्लीज सेलिब्रेट योरसेल्फ। एक चीज मैं और छोटी सी अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अंग्रेजी ग्रामर में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 ही होते हैं ना? एम आई राइट? एग्री? आज से चित्कारा हैप्पीनेस सेंटर की ग्रामर में है पास्ट टेंस, बीत गया बीत गया, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। प्रेजेंट में कुछ ऐसा करे कि फ्यूचर रिलैक्स हो जाए, फ्यूचर टेंस नहीं हो, प्रेजेंट टेंस नहीं हो। प्रेजेंट से आज से ऐसी एक्शंस शुरू करें, ऐसी एक्टिविटीज शुरू करें जो मानव सर ऑलरेडी करवा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। आप सबका एम जिंदगी में यही हो, जीनी से मांगे हैप्पीनेस और फ्यूचर रिलैक्स हो जाए। अब मैं आपको 2 छोटी छोटी और बातें कहूंगा, बाकी चीजें चलती रहेंगी। कितने लोगों ने मुकेश अंबानी का नाम सुना है? मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो अकेले। और पिछले साल जुलाई में वो इंग्लैंड गए
1.5 महीने के लिए 45 days he was hospitalized because he was under critical tension. कितने लोग आप में से मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं जो इतनी टेंशन में आ जाए कि मेडिकेशन की जरूरत पड़े, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, इतना पैसा होने के बावजूद, सुख सुविधा होने के बावजूद, इतनी ब्रांचेस बिजनेस होने के बावजूद पैसा हैप्पीनेस नहीं है. यस, पैसा इज एसेंशियल बिकॉज टुडे आई वाज, जब हम बैठे थे इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी आप बच्चों से, तो मैं ये कह रहा था पैसा जरूरी है. टुडे एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली. टुडे इवन मेडिकल हेल्प इज वेरी कॉस्टली. हेल्थ इज टुडे अ परचेजेबल कमोडिटी. आप हेल्थ भी खरीद सकते हो, हॉस्पिटल में जाओगे, पैसे दोगे तो हेल्थ मिलेगी, वापस हेल्थ रीगेन कर सकते हो. सो पैसा चाहिए. हम संत नहीं है, आप संत नहीं है. मैं किसी को संत बनने का, हिमालय जाके भक्ति करने का उपदेश देने नहीं आया. मैं आपको सक्सेसफुल आदमी होने के गुण बताने और जेन्युइनली हैप्पी होने के गुण बताने की कोशिश करूंगा. जो मानव सर ने शुरू किया उसमें थोड़ी सी एडिशन मैं हल्की सी और कर सकूं तो शायद करूंगा. सो बेसिकली ये समझिए, पैसा आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, होना ही चाहिए, बट अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं. इट शुड नॉट बिकम योर ग्रीड. वो लालच नहीं बनना चाहिए कि आप इतने लालची हो जाएं कि किसी के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें. आप इतने लालची हो जाएं कि कॉन्स्पिरेसीज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें. आप इतने लालची हो जाएं कि डिसऑनेस्ट बन करके, चीटिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश करें. प्लीज याद रखिएगा, जिस दिन हम आगे उसकी भी बात करेंगे, मैं छोटे से उदाहरण से बात करता हूं. जिस दिन आप में ये अहंकार आ गया कि मेरे पास अब बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत कनेक्शंस हैं, मेरी बहुत पावर है, मेरे साथ कोई क्या बिगाड़ देगा, उस दिन आप विजय माल्या बन जाएंगे या बापू आसाराम बन जाएंगे. याद रखिएगा, आपके पास कितनी ही पावर हो, कितने ही फॉलोअर्स हो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, तो भी अगर आप डिसऑनेस्ट हो गए, कैरेक्टर को छोड़ दिया, तो नौबत कुछ भी आ सकती है. इस चीज को जिंदगी में कभी भी मत भूलिए. ऑनेस्टी जैसी, ट्रूथफुलनेस जैसी कोई नियामत नहीं है, कोई और वरदान नहीं है. इस चीज को कभी भी मत भूलिए. अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं. मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, बट वो कहानी वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है. वो कहानी जरूर है पर सच्ची कहानी है. एक एक वर्ड सच्ची कहानी है. दिल्ली में एक बिजनेसमैन थे, अच्छे वेल्दी थे, अच्छा परिवार था, खासा परिवार था. उनका जो यंगेस्ट सन था वो पढ़ने लिखने में तेज था. उनका प्रिंसिपल, जो बिजनेसमैन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका प्रिंसिपल ये था कि बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखे, हिसाब किताब करना आ जाए, मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, किसको क्या देना है, किस रेट पे देना है, कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो समझ में आ जाए, फिर बिजनेस में आ जाए, आगे नहीं बढ़े. और वो जो यंगेस्ट सन था, उसकी इच्छा ये थी कि मैं आगे बढ़ूं, करियर परस्यू करूं. तो जब 11th पास कर ली, उन्होंने अपने पापा से कहा मैं आगे पढ़ना चाहता हूं. उनका यस, वेरी गुड, गो अहेड, बट आई वोंट पे योर फी. आपको अपनी फीस खुद अरेंज करनी पड़ेगी. इस शर्त पे आप पढ़ सकते हो, बाकी सुविधाएं आपको मिलेंगी, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, वो सब कुछ होगा, पर फीस के पैसे आप करो. वंडरफुल, ग्रेट, आई वुड डू दैट. उन्होंने ट्यूशन शुरू कर दी, इवन अपनी ही क्लास के बच्चों को ट्यूशन शुरू कर दी और जूनियर क्लासेस की ट्यूशन शुरू कर दी. फीस इस तरह से कमाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी. गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपनी क्लासेस, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते रहे अपनी क्लास. उसके बाद उनके दोस्तों ने उनको कहा, उनका दिमाग था, दिल में इच्छा थी कि पीएचडी करें. दोस्तों ने कहा नहीं, बीएड कर लो, आप टीचर हो तो आपको तो बीएड करनी चाहिए. अब जब तक ये सलाह बनी, उनका मूड बन गया कि बीएड करें. दिल्ली में बीएड के एडमिशंस खत्म हो चुके. और फिर अचानक उनको पता लगा कि चंडीगढ़ में मेरिट बेस पर बीएड में एजुकेशन मिल सकती है, डोमिसाइल का प्रॉब्लम नहीं है. सो वो पंजाब यूनिवर्सिटी आए, आकर के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, एडमिशन हो गई. अब दिक्कत क्या हुई, दिल्ली में थे तो खाना फ्री था, कपड़े फ्री थे, फीस का इंतजाम करना. चंडीगढ़ आए तो इसका मतलब है कि हॉस्टल में रहेंगे, लॉन्ड्री भी है, फूड भी है और फीस भी है. 3 खर्चे एडिशनल जुड़ गए. और 3 खर्चे एडिशनल जुड़ने के बाद जब दिसंबर की छुट्टियां होनी थी, उससे पहले एग्जामिनेशन फी देनी होती.
the gentleman didn't have fee and he was so disappointed, so shattered कि मेरा ड्रीम अधूरा रह गया। सोचो उस बच्चे के साथ उस वक्त क्या हालत होगी कि मेरा ड्रीम अधूरा रह गया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, लेकिन आज मेरी पढ़ाई छूट जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। बहुत निराश थे, बहुत उदास थे, पर जब वो छुट्टियां खत्म हुई, सेशन दोबारा शुरू हुआ, तो उनके एक दोस्त ने आके बताया, यार तेरा तो नाम है ऊपर, तेरी तो फीस जमा है। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द जेंटलमैन। और जब उन्होंने सारी क्लास को इकट्ठा किया और ये कहा, मुझे नहीं पता आप में से किसने मेरे साथ ये गिफ्ट दिया है, किसने मेरी लाज रखी है, किसने मेरी जिंदगी बदल दी है, बट इफ अ बॉय हैज डन इट, मैं जिंदगी भर के लिए उनका सर्वेंट बन जाऊंगा। एंड इफ अ गर्ल हैज डन इट, मैं उनको प्रपोज करूंगा, इफ शी वांट्स टू मैरी मी आई कैन मैरी विदाउट डाउरी। ये उन्होंने सबके सामने आरोप किया। 2 महीने के बाद पता लगा कि वो लड़की जिसने उनकी फीस जमा करवाई थी, वो हम सबकी प्रो वाइस चांसलर मधु चित्कारा जी हैं। जो फीस नहीं जमा करवा सकते थे, आज 2 यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं। जो फीस नहीं जमा करवा सकते थे, वो 2 यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ये गोल की बात है जो मानव सर ने कर दी। मैं इसलिए स्टोरी पर बाद में आया, पहले आपको गोल की बात और वाइब्रेशन की बात, कि जिस गोल को आप शिद्दत से चाहो, कॉन्स्पिरेसी तो कायनात करती है, कॉन्स्पिरेसी तो कायनात करती है, क्योंकि वाइब्रेशन वो है। यू आर जस्ट एन एनर्जी, अंडरस्टैंड दैट यू आर एन एनर्जी एंड यूटिलाइज दिस पावर। गॉड हैज, क्यों कहते हैं परमात्मा निराकार है? परमात्मा एनर्जी है, आप एनर्जी हो, आप कॉस्मोस से जुड़े हुए हो, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो आपकी। इट्स अ स्टोरी, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। इसमें एक भी वर्ड फिक्शन नहीं, इट्स अ ट्रू स्टोरी। और मुझे मालूम है कि आज के बाद मानव जी और आशुतोष जी इसको अपने हर स्टूडेंट को बताएंगे, ताकि हर स्टूडेंट इंस्पायर हो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उन सबके लिए कि हम कहां तक जा सकते हैं, बशर्ते के गोल तय कर लें, बशर्ते के कंसिस्टेंट हों, बशर्ते के हम उसके लिए दीवाने हो जाएं। बेटा, इस स्टोरी का असली पार्ट ये भी है कि जब उन दोनों की मैरिज हुई तो दोनों ने जॉब्स ढूंढे। 1 रूम सेट किराए पर लिया, एक कमरे में मधु जी ट्यूशन पढ़ाती थी जॉब के बाद, और बाहर बैठ करके कॉरिडोर में अशोक जी स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे आते थे। और सवेरे 4 बजे से ट्यूशन शुरू होती थी, रात के 11 बजे से। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क के बिना गोल नहीं मिलता। कॉस्मोस तभी करेगा अगर आप भी साथ लगे हुए हैं। कॉस्मोस ये नहीं कि मेरी इच्छा हुई, मेरी बहुत इच्छा हुई, मैं सपने ले रहा हूं, बस सपने ही करूंगा, फिर तो शेख चिल्ली हुआ, फिर कॉस्मोस हेल्प नहीं करता। ये ध्यान रखिए, हार्डवर्क इसको कहते हैं गोप्ता, गोल ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्शन। गोप्ता, गोल ओरिएंटेड पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्शन। बिना एक्शन के सब कुछ जीरो है, बिना एक्शन के सब कुछ जीरो है, ये ध्यान रखिए। एक्शन एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होगी तो जिसको आप लोग कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, फिर वो मल्टीप्लाई होता चलता है। मान लीजिए आपके पास आज 10 रुपए हैं और आपको 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगली बार 12 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा, 10 पर नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ यू कीप ऑन ग्रोइंग। इफ यू एड स्मॉल स्टेप्स एवरी सिंगल डे, यू ग्रो एक्सपोनेंशियली। इस चीज को कभी, इसको अंडरमाइन कभी मत कीजिए। कंसिस्टेंसी, आप हर रोज 1% बेटर हो, अपने आप से कंपीट करें, किसी दूसरे को मत दें। हर रोज आप 1% बेटर होते चले जाएं, 1% आगे बढ़ते जाएं, 1 स्टेप आगे चलते जाएं। वो बार बार कहा जाता है कि 1000 मील की जो जर्नी है वो भी 1 स्टेप लेने पर शुरू होती है। वो पहला ही स्टेप तो मुश्किल होता है। पहला स्टेप मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होती, फियर्स होते हैं, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और जनरली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सीढ़ी ऊंची होती है, उससे ऊपर कुछ नजर नहीं आता, आपके विजन में होता है। अगर आप में से बहुत से लोग ड्राइविंग जानते हो
तो आपको पता होगा कार का बोनेट नहीं दिखता, आपको अंदाजे से ड्राइव करना पड़ता है कि मैं किसी दूसरे को टक्कर ना मारूं। वो आपको अंदाजा हो जाता है, वो एक्सपर्टीज हो जाती है। और प्लीज याद रखिए कि जब एवरेस्ट के फर्स्ट विजेता कौन थे, हु कंकर्ड एवरेस्ट फर्स्ट, कोई आप मुझे बताएगा? एनीवन हमें मानव सर ने गिफ्ट देना, गिफ्ट नहीं देना चाहते आप लोग? आता है? अच्छा, आप सब इतने अमीर हैं। बेटा देखो, वो तो मैंडेट है, आप आओगे यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, बोलोगे, आपका आंसर सही है वो अलग बात है। सर क्वेश्चन रिपीट करो। सर क्वेश्चन A very warm good morning, everybody. This is R.D. Bhargava. A very warm good morning, everybody. एक आदमी ने कहा ना मुझे आंसर देना है, आंसर कईयों को और को पता होगा, आंसर कईयों को और को पता होगा, देने के लिए आंसर सिर्फ ये आए, इस चीज को सेलिब्रेट करिए। The answer is Edmund Hillary, and one person was from Nepal. I don't know his name. अपने आप को एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिन, उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को कंकर किया। कैसे कंकर किया? एडमंड हिलेरी जा रहे थे शाम को गार्डन में सैर करने के लिए, वहां वो शेरपा तेंजिन मिले, उन्होंने कहा चलो यार हिमालय में चलते हैं, दोनों सैर करते। ऐसे ही हुआ था सर, ऐसे ही हुआ था। They had to plan कि हम कितना सामान लेकर जाए, वहां कितनी बार तूफान आएंगे, उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करें, उतनी एक्सरसाइजेस करें, उतनी ऑक्सीजन का अपने लंग्स में पहले से इंतजाम करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तब वो ऊपर चले। और ऊपर हर रोज तूफान आते थे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे भयंकर बात किसी भी माउंटेनियर को मिलती है कि हर जगह पे कदम कदम पर रास्ते में लाशें होती हैं। कितना आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, डिसअपॉइंट होता है, उस वक्त कितना हेटेड महसूस करता है और डर लगता है कि मैं आगे जाऊंगा तो पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं। उस डर के बावजूद लोग माउंटेनियरिंग में सक्सेसफुल हुए और किसी ने एवरेस्ट को जीता और फिर उसके बाद कहीं ने जीता। एक सज्जन थे गुंडर हेड, 1939 में उन्होंने, वो रेसर थे, एथलीट थे और उनका रिकॉर्ड दुनिया भर में सबसे बेहतर था। 1945 तक वो गुंडर है लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहे, बेटर करते रहे। 12 times he broke his own record। गुंडर है, ये मैं आपको हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, फिक्शन है। और जैसे आप सचिन तेंदुलकर को आज मानते हैं या MS धोनी को मानते हैं या विराट कोहली को मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जैसे क्रिकेट का गॉड कहा जाता था, उनको एथलेटिक्स में गॉड कहा जाता था, क्योंकि एक आदमी कंसिस्टेंटली 6 साल से अपने ही रिकॉर्ड को बेटर कर रहा है, कोई उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। और उनका जो लास्ट रिकॉर्ड था वो था 4 मिनट और आधा सेकेंड, 4 मिनट और 1.5 सेकेंड का उनका बेस्ट रिकॉर्ड था, जो उन्होंने 1945 में बताया। और उस वक्त के ट्रेनर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, एथलीट्स, डॉक्टर्स सब ये कहते थे कि इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी के 4 मिनट से कम में आप 1 मील की दूरी तय कर दो। उन्होंने 1 मील की दूरी 4 मिनट 1.5 सेकेंड में तय की थी, जो उनका बेस्ट रिकॉर्ड था। एंड सिंस एवरीबडी सेड इट, सो एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। Since everybody said it, so everybody accepted it। और तब एक और थे जो हेरो में इंग्लैंड के थे, जिनका नाम था सर बेनिस्टर रोजर्स। वो डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन। वो एथलीट पेशे से नहीं थे, शौकिया एथलीट थे। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोशिश करें, और नाउ लेट मी ट्राई। He tried and tried and tried and in 1954 he broke the record। अब आप सुनिए रिकॉर्ड में क्या अंतर हुआ।
उन्होंने 1 मील की दूरी 3 मिनट 59.5 सेकंड में कवर की। दोनों रिकॉर्ड में सिर्फ 2 सेकंड का फर्क था, प्लीज माइंड दिस, बट इट वाज सब 4 मिनट्स। जो रिकॉर्ड था वो इसलिए इंपॉर्टेंट बना कि वो सब 4 मिनट्स था, जो दिमाग में लिमिटेशन थी कि 4 मिनट से नीचे में कोई आदमी अचीव नहीं कर सकता इस गोल को, वो भ्रम टूट गया। और उसके बाद जो मिरेकल हुआ वो ये हुआ कि 26 more athletes broke that record 66 times because the myth was shattered. Because the myth was shattered. इस चीज को समझिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपकी जेल आपका दिमाग है, आप अपने कैदी हैं, प्लीज अपने कैदी हैं। प्लीज इस बात को आज तोड़ दो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मानव सर से मैं एक बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, even if you want to connect with Mr. Joe Biden today, और आप ये सोचें मैं तो जो बाइडेन को नहीं जानता, यूएस में मुझे कोई नहीं जानता, वो तो यूएस के प्रेसिडेंट है, मैं तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, वो भी इंडियन जिसे दुनिया में हिकारत की निगाह से देखा जाता रहा है, मैं कैसे उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ? Please remember, science says, and I repeat, whatever I say is research based, nothing fiction. मैं कोई आपको खुश करने के लिए रोजी पिक्चर पेंट करने के लिए कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा हर चीज साइंटिफिकली रिसर्च बैक्ड है, मैं वो बता रहा हूँ। साइंस सेज कि कोई भी आदमी इस प्लेनेट पे जो एग्जिस्ट करता है वो आपसे ऑन एन एवरेज, थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभार हो सकता है, ऑन एन एवरेज ही और शी इज ओनली 6 layers अवे। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो बाइडेन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके किसी दोस्त के दोस्त का दोस्त जो बाइडेन को जानता हो सकता है। यूज योर नेटवर्क, इट बिकम्स योर नेटवर्क। मानव सर अशोक चित्कारा जी को नहीं जानते थे। मानव सर ने प्रपोजल दी कि यहाँ हैप्पीनेस सेंटर होना चाहिए। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, इन्होंने अशोक चित्कारा सर को मेल लिखी और उसका जवाब है, उसका आंसर है कि यहाँ आपके पास आज हैप्पीनेस सेंटर है और आप नया लोगो भी आज देख रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक आदमी ने सोचा कि ऐसा पॉसिबल है और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर देयर वाज अ कनेक्शन। ही ट्राइड and he found a connection that had a connection. प्लीज इस चीज को समझिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूं जो मेरे दोस्त के साथ भी था। ही इज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन एन आईटी कंपनी, एमएनसी कंपनी। ही हैज 2 sons, एक अप्रोक्सीमेटली 10 साल का, एक अप्रोक्सीमेटली 7 साल का। ही वांटेड टू ग्रूम हिज चिल्ड्रन एंड ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। ही आस्क्ड the employer, क्या मैं सिर्फ 3 दिन काम कर सकता हूँ? The employer said yes, fine, it's okay. आप 3 दिन काम कीजिए, सैलरी कम हो जाएगी। हाँ, मुझे सैलरी कम एक्सेप्टेबल है, मैं 3 दिन काम करूँगा। Rest of the 4 days, 3 days he spends with his children and 1 day with his wife. They go cycling, they go for outing, they do each and every things that bring them happiness. His name is Joseph Jude. He is a friend of mine. He lives in Chandigarh only. मैं किसी फॉरेनर की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा जो प्रैक्टिकली मैंने खुद एक्सपीरियंस ना किया। पूछेंगे तो मिलेगा। कहते हैं ना कि बच्चा दूध पीना हो, भूख लगी है तो रोता है। आप मांगोगे ही नहीं, डरते ही रह जाओगे कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या सोचेगा। तो सर ने कभी मेल ना लिखी होती, सर ने कभी अशोक चित्कारा सर को कभी कोशिश ना की होती कि हैप्पीनेस सेंटर को कंसीव किया जाए। मांगोगे तो मिलेगा। मैं इतनी सी बात आपको छोटी सी सिखाना चाहता हूँ। मानव सर जो कुछ कर रहे हैं मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं छोटी छोटी सी वैल्यू एडिशन करके मुफ्त में नाम कमा सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, जो अभी हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, 114 एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में। अब इस चीज से शायद आप समझ सकें। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 1 डॉट। ओके, सबसे ऊपर आपको 1 डॉट दिखाई दे रहा है।
उसके नीचे डॉट्स हैं ज्यादा, वो लाइन जैसा नजर आता है, और उसके नीचे जो है डॉट्स वो मिले हुए हैं बट डॉट्स हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं, ग्राफिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं इसको पिक्सल बोला जाता है। एंड एवरीथिंग इज अ पिक्सल इन द आर्ट ऑफ, इन द डोमेन ऑफ ग्राफिक्स। नीचे आपको पेंसिल जैसा दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ डॉट्स का ही कॉम्बिनेशन है। और इस तरफ जो हाथ जोड़े आदमी की पिक्चर है, उसके साथ में डॉट्स से सिमिलर पिक्चर है। इफ आई रिमूव द पिक्चर, you will still perceive there is a man who is standing with folded hands. It's all a different arrangement of dots. मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पक्की बैठ जाए, वो ये है, everything is made up of, every picture is, even अगर बहुत ज्यादा आपको तस्वीर भी कोई नजर आती है, वो भी पिक्सल्स की डेंसिटी है, पिक्सल्स ज्यादा करीब हैं। आप कहते हैं ना हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, लो रेजोल्यूशन पिक्चर, आप इस टर्म को समझते होंगे तो आपको मेरी ये बात क्लियर हो जाएगी कि कोई भी पिक्चर दुनिया में जो बनती है वो पिक्सल्स से बनती है। पिक्सल का अरेंजमेंट डिफरेंट कर दीजिए, गांधी बना लीजिए, कृष्ण बना लीजिए, राम बना लीजिए, या कोई अपराधी बना लीजिए, तो पिक्सल्स का अरेंजमेंट है। वैसे ही हमारी बॉडी मॉलिक्यूल्स और एटम्स का अरेंजमेंट है। मैं ये बात कहने के लिए ये चीज आपको समझाना चाह रहा था। I don't know where आप अपने पास ही रख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। देखिए, दुनिया में हमें जो चीजें तंग करती हैं, पहली चीज है हमारा कोई बहुत लव्ड वन है, उसने हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन रखी, हम पूरी नहीं कर पाए। हमने कुछ किसी को लिए करना था, हम पूरी नहीं कर पाए। हम करना चाह रहे थे, हम पूरी नहीं कर पाए। किसी ने हमें कोई काम कहा, हमारे माता पिता में से किसी ने, पेरेंट्स ने कहा, ब्रदर ने कहा, सिस्टर ने कहा, कलीग ने कहा, सीनियर ने कहा, हम नहीं कर पाए। किसी का हमने गलती से अपमान कर दिया, इन सारी वजहों से हो सकता है हमें आत्मग्लानि हो, हम सारी उम्र पश्चाताप करते रहें, गिल्ट की फीलिंग हो। अगर कभी जिंदगी में गिल्ट की फीलिंग आ जाए तो उसके लिए स्टेप्स क्या हैं वो सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज, मैं इस बात को छोड़ के एक बात कहता हूं, कितने दोस्त यहाँ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास 2 मोबाइल्स हैं? 2 डिफरेंट मोबाइल्स? एनी वन ऑफ यू? नहीं है? मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, सॉरी, आपकी तो बात अलग है, आप तो रेवर्ड है, मेरी बहुत रेस्पेक्टेड है। कितने ऐसे हैं जिनके पास ऐसा फोन है जिसमें ड्यूअल सिम है? रेज योर हैंड्स प्लीज। वाह वाह, सो मेनी ऑफ यू, क्या टेक सेवी हैं आप लोग। और कितने ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक सिम वाला एक ही फोन है? आप सारे लोग प्लीज अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दें। सारे लोग प्लीज, ताकि आप सबके टाइप का रिस्पेक्ट मैं कर सकूं। देखिए प्लीज एक चीज समझिए, पैसा चला जाए वापस आ सकता है। 3 उदाहरण आपको देता हूं, आप सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पास्ट प्रेसिडेंट 3 बार दिवालिया हो गए। ही वॉज बैंकरप्ट थ्राइस, नॉट वंस। आज वो खरबपति है। पेप्सी कंपनी पेप्सिको के नाम से काम करती है, दिवालिया हुई 2 बार। आज पेप्सिको वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी एमएनसी, बहुत बार एमएनसी है। इंडिया में अमिताभ बच्चन का नाम आप सबने सुन रखा है, स्टार पावर उनकी जो है वो अनइमेजिनेबल है। वो दिवालिया हुए, बैंकरप्ट हुए, आज वो भी खरबपति। पैसा वापस आ सकता है, आप कमा सकते हैं। आप कोरोना के टाइम में बहुत से लोग बीमार हुए, रिकवर हो गए, हेल्थ भी रीगेन कर सकते हैं। जो टाइम ये है, जो आपका टाइम है, कुछ भी कर लो, कितने ही पैसे खर्च कर लो, वापस नहीं आएगा। इस टाइम को, मैं आपके इस टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। यू आर गिविंग मी योर लाइफ, यू आर नॉट गिविंग मी योर टाइम ओनली, यू आर गिविंग मी योर लाइफ। आई रिस्पेक्ट योर लाइफ, आई रिस्पेक्ट योर लाइफ। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन से एयरप्लेन मोड पे कर ले, ताकि किसी भी कारण से आपको डाइवर्ट होने का और इस टाइम को सेलिब्रेट करने का अवसर ना छूटे। मैंने पहले भी कहा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
पास्ट बीत गया, फ्यूचर क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या चीज है खुशी के लिए? नाउ 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 नाउ, अभी सेलिब्रेट करो, अभी सेलिब्रेट करो, अभी सेलिब्रेट करो, अभी खुश हो जाओ। बी हैप्पी नाउ, बी हैप्पी नाउ। यही मोमेंट है खुश होने के लिए, और खुश होने का तरीका खुश होना ही है, कोई और साइंस नहीं है। बाकी जितने मर्जी उपदेश हम झाड़ते रहे, जितने मर्जी टेक्निक्स बताते रहे, जितने मर्जी टूल्स की बात करते रहे, खुश होने का अकेला तरीका खुश होना है। इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट। द वे लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैव। प्लीज समझिए, लाइफ इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैव। और एक्सपीरियंस कैसे बनते हैं? आप किसी से मिले, आदमियों से, आपके साथ कोई घटना बीती, इवेंट्स से, आपके हाथ में कोई चीज है, आपके आसपास कोई चीज है, उससे एक्सपीरियंस हुआ। तो थिंग्स, इवेंट्स एंड पीपल, दीज आर दी थ्री थिंग्स जिससे आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। किसी ने आपको खुश कर दिया, किसी ने आपको नाराज कर दिया, वो एक्सपीरियंस है। बट द वे यू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट और टू अ पर्सन्स एक्शंस, इट इज 100% योर कंट्रोल, इट इज 100% योर चॉइस। आप उस एक्सपीरियंस को अपने माइंडसेट से बदल सकते हो। इन्होंने मुझे कहा, मैं खुश हो गया, किसी और ने कुछ कहा, मैं नाराज हो गया। खुश भी मैं हुआ, नाराज भी मैं हुआ, वो तो मेरा रिस्पॉन्स है। द वे आई रिस्पॉन्डेड। मैं जब छोटा सा था, तीसरी क्लास में था, तब की आपको बात बताता हूँ। हमारे टीचर थी, बहुत उन्होंने हमें मोटिवेट किया। उन्होंने एक चीज बड़ा शानदार उदाहरण दिया। दो बच्चों की लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, और जिस मारपीट के बाद एक बच्चे ने दूसरे को गधा बोल दिया। जिसको गधा बोला वो टीचर के पास चला गया, मैम इसने मुझे गधा बोला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। अब आंखें बंद करो जरा। उस बच्चे ने आंखें बंद। अच्छा ये देखो, सोचो, इमेजिन करो तुम्हारे 4 पैर हैं। अच्छा ये इमेजिन करो तुम्हारी पूंछ है। बच्चा कहता नहीं। फिर तुम गधे कैसे हुए? लेट हिम से एनीथिंग, यू आर स्टिल यू। उस चीज को इग्नोर करो। सामने वाले ने क्या कहा? द वे यू रिस्पॉन्ड, इफ यू एक्सेप्ट इट यू आर गधा, इफ यू डोंट एक्सेप्ट यू आर योरसेल्फ, यू आर। आपका रिस्पॉन्स या आपकी रिएक्शन, इस चीज में अंतर है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। वो खुश कर देने वाले होंगे, वो नाराज कर देने वाले होंगे, वो उदास कर देने वाले होंगे, वो टेंस बनाने वाले होंगे, या कैसे? चॉइसेस ऑफ योर्स। रिमेंबर द फॉर्मूला ACA। अवेयरनेस, क्या आप एक्सपीरियंस क्या लेना चाहते हो। C चॉइस, आप क्या चूज करते हो, खुश होना या नाराज होना। एंड A एक्शन, आपने क्या एक्शन की उसके बाद चॉइस के साथ। ACA को याद रखिए, जिंदगी में खुश रहेंगे। उसके बाद है, मैं बात कर रहा था गिल्ट की। अगर गिल्ट की भावना कभी भी आए तो स्टेप्स जो हैं वो ये है, गो टू द जेंटलमैन जिसको आपने ऑफेंड किया, या आप मानते हो कि आपने ऑफेंड किया, या आप उनकी बात नहीं कर पाए, सच्चे दिल से सॉरी कीजिए। आई रिपीट, सच्चे दिल से। जो इसका क्रक्स है वो है सच्चे दिल से। बट फीलिंग सॉरी इज इनकम्प्लीट एक्शन। उसके बाद के लिए अपना व्यवहार हमेशा के लिए सुधार लो। कि आज मान लीजिए मानव सर ने कुछ कहा, मुझे बात पसंद नहीं आई, मैंने उल्टा कुछ कह दिया, और फिर बाद में सॉरी फील कर ली, लेकिन अगली बार मानव सर ने मुझे वही बात कही, मैं फिर फट पड़ा, तो फिर देन सॉरी इज इनकम्प्लीट एक्शन। अनलेस आई मेंड माई बिहेवियर फॉर फ्यूचर, सॉरी इज इनकम्प्लीट। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया, मानव सर का मेरे कारण नुकसान हो गया, मानव सर को कोई लॉस हुआ, आई मस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग इन माई कैपेबिलिटी कि मैं उसकी भरपाई करूं। आई शुड मेक दैट लॉस गुड। तब है सॉरी। अगर मैं सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए सॉरी का मतलब कि आपने सिर्फ जुबान से कह दिया और भूल गए, ऐसा फिर सॉरी नहीं। सॉरी के 3 स्टेप्स हैं। 1, फील सॉरी जेन्युइनली। 2, mend your behavior for future. 3, make good the loss. And if you cannot do that,
अगर ऐसी सिचुएशन मान लीजिए किसी को आपने ऑफेंड किया, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, जो दूसरे देश चला गया, दूसरे शहर चला गया, आपका उनसे कनेक्शन नहीं, पर आपके दिल में गिल्ट की भावना चल रही है, तो फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग। जिंदगी में समस्याओं का एक ही इलाज है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो आपको देखना होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम तो बात ही खत्म है। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू शुड एनालाइज कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूं या हल कर सकती हूं। अगर आप हल कर सकते हैं, हल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। हल नहीं कर सकते तो ये देखिए किससे हेल्प ले सकते हैं, क्या आपको नई क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या नया हुनर चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर वो कर सकते हैं वेल एंड गुड, जरूर कीजिए, नया हुनर सीखिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, नई क्वालिफिकेशन ऐड कीजिए अपने अंदर और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो लीजिए। और अगर नहीं कर सकते, मूव ऑन, एज सिंपल एज दैट। जिस चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसके लिए चिंता करके आप क्या करोगे, अपना खून जलाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो उसी तरह से forgive yourself if you cannot make good of that loss that has happened because of you. अगर आपके कारण किसी का लॉस हुआ है, आप सॉरी के 3 स्टेप्स पूरे करें, नहीं कर सकते तो अपने आप को माफ करें, मूव ऑन, दिस इज लाइफ। अगली बात रही एंगर की। मैं मानव सर को कुछ कहूं और जानबूझ के इंटेंशनली कुछ गलत कह दूं, स्टिल मानव सर की रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, ये डिपेंड करेगा। अब मैं आपको इसका एक और आसान उदाहरण देता हूं। आपके कोई टीचर क्लास में बिना आपकी गलती के आपकी बेइज्जती कर दे, क्या होगा? गुस्सा आएगा, जरूर आएगा, पर गुस्सा पी जाओगे ना, क्योंकि आप सामने रिएक्ट नहीं कर सकते। आपको पता, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप फेल हो सकते हैं, उनके हाथ में पावर है फेल करने की। कोई एम्प्लॉय हो, उसको उसका सुपीरियर प्रमोट कर सकता है, डिमोट कर सकता है, इंक्रीमेंट रोक सकता है, वो गुस्सा पी जाएगा। और अगर मेरा छोटा भाई हो, मत थप्पड़ मार। कमजोर आदमी पर गुस्सा उतरता है, बलशाली पर नहीं उतरता। पर इससे जो सीख है वो क्या है, वो समझिए। सीख ये है कि हम ये बहाना बनाते हैं कि गुस्सा उन्होंने दिलवाया, गुस्सा तो हमें आता है। एक ही बात याद रखिए, गुस्सा हमें आता है, गुस्सा कोई दिलवाता नहीं है। हम बहाने बनाते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं कि हमें गुस्सा उसने दिलवाया, उसने गलत बात कर दी, उसने नुकसान कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं समझी, वगैरह वगैरह वगैरह। गुस्सा हमें आता है, वो हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदलिए। और इसमें भी वही ACA, अवेयरनेस, गुस्सा आया, चॉइस, गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, कोई सामने वाला ऐसा आदमी जो मान लीजिए आपका जूनियर है, आपका छोटा भाई है या कोई और है, जिससे आपने काम करवाना और उसकी नीयत ही नहीं काम करने की, या वो डांट खाए बिना काम नहीं करेगा, आपको डांटना चाहिए, बट डांटने की एक्टिंग करनी चाहिए। गुस्सा दिखाने की एक्टिंग करेंगे तो आप कंट्रोल में हैं, आप गुस्से के कंट्रोल में नहीं। और आप फट पड़े तो फिर आप गुस्से के कंट्रोल में, देन यू आर बी ऑन, देन यू आर नॉट इन कंट्रोल। ये छोटी सी चीजें, जो छोटे छोटे से टूल्स हैं, जिनको आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनको जिंदगी में उतार सकते हैं। बहुत आसान है, अवेयरनेस होनी चाहिए। ACA इसमें भी याद रखिए, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। आगे बात आ गई स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्यों होता है? आपका एग्जाम आ गया, आपको स्ट्रेस है। थोड़ा स्ट्रेस बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत फायदेमंद है, बिकॉज इट प्रॉम्प्ट्स यू अप के उठो, काम करो, एग्जाम सिर पे है, पढ़ लो, वरना फेल हो जाओगे। बट इफ इट बिकम्स अ लॉन्ग काइंड ऑफ चिंता, आप एक्शन नहीं ले रहे, चिंता कर रहे हो, देन इट इज स्ट्रेस। आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, देन इट इज स्ट्रेस। आप टाइमलाइन को ऑनर नहीं करते, डिलीवर नहीं करते, देन इट इज स्ट्रेस। आप क्वालिटी काम नहीं करते, देन इट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का एक ही कारण है, नंबर 1, इवेंट से, लोगों से होने वाली बात पर आपका रिस्पॉन्स, और दूसरा कारण है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप काम करने लगे और सोशल मीडिया खोल के बैठ गए, फेसबुक खोल के बैठ गए, व्हाट्सएप खोल के बैठ गए।
आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गए। प्लीज याद रखिए, साइंस कहती है आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको छोटी सी इसके लिए बात बता दूं, जो इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो ये है कि हम जंगलों में रहते थे, थ्रेट्स थी जंगली जानवरों की, और ये होता था फाइट और फ्लाइट, कि शेर आ गया तो हमें दौड़ना है, या छोटा जीव जंतु आ गया तो हमें उससे लड़के उसे मार देना है। वो हमारी जीन्स में है। अगर हमें खतरा नजर आएगा तो तुरंत हमारी जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी और फाइट या फ्लाइट में से कोई एक चीज हम ऑटोमेटिकली चुन लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड चुन लेगा उसे। अब ये चीज जिंदगी में कैसे होती है? कोई काम ऐसा करना हो जो हमें नापसंद है, जो हम नहीं करना चाहते, तो आप वो काम शुरू करोगे और आपको तुरंत याद आएगा, मैंने कई दिन हो गए ड्रॉअर नहीं अपनी साफ की, यार इतना गंद पड़ा हुआ है, कोई चीज ढूंढनी पड़ती है, 1 घंटा वेस्ट होता था, हर चीज बार बार निकालता हूँ, फिर ढूंढता हूँ उस चीज को। ड्रॉअर साफ करना 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, और 10 मिनट के बजाय 5 घंटे लग जाएंगे। मेरे साथ बीती गई। जो काम आपको नापसंद होगा, दिमाग उसको ना करने के लिए बहाना ढूंढ लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी तरह से जो काम से आप हेट करते हो, या जिस काम में आप खुद को नाकाबिल समझते हो, आप उससे बच जाओगे। अगर आपको मैथ्स पसंद है सब्जेक्ट के रूप में, तो आप मैथ पे 4 घंटे लगा दोगे, और हिस्ट्री पसंद नहीं है तो हिस्ट्री में आप 2 मिनट 3 मिनट में बोर हो जाओगे। क्यों बोर हो गए? क्योंकि आपका दिमाग आपको बोर होने के लिए प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इस चीज को समझिए। और अगर हिस्ट्री बोर सब्जेक्ट होती तो दुनिया में कोई हिस्टोरियन ना होता। मैं अपनी जिंदगी में बीता है आपको एक इंस्टांस ऐसा बताऊंगा जिससे आपको समझ में होगा कि बोरियर और प्लेजेंटनेस में, प्लेजर में फर्क क्या है। हम जब छोटे थे, कस्बे में रहते थे, और हमारे सामने एक लोहार की दुकान थी, और वहां उनका छोटा बेटा, बहुत बड़ा हथौड़ा से पंजाबी घण बोलते हैं, वो सवेरे से, क्योंकि उस वक्त मशीनेशन नहीं थी, ऑटोमेशन नहीं थी, हाथ से काम करना होता था। अगर लोहे की किसी चादर को काटना है तो छेनी लेकर के उस पर बहुत बड़े हथौड़े से चोट की जाती थी, और धीरे 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 वो लोहा काटा जाता था। वो सवेरे से उस बड़े घण को लेकर के और उस पर चोट करके और लोहा काटने की प्रोसेस में शुरू हो जाते थे। एक दिन मैंने उसको कहा, तू थकता नहीं यार? मेरी उम्र का था, मैं भी तब छोटा था, वो भी छोटा था, हम दोनों टीनेजर थे। जी नहीं जी, मिनते स्वाद आंदा घण वा के, पंजाबी में घन चलाने को, हथौड़ा चलाने को घण वाना कहते हैं। मिनते जी स्वाद आंदा, जब मैं घण ना वावा मिनते नींद नहीं आती। सो अ पर्सन कैन एंजॉय इवन मेकिंग अ स्ट्राइक, मेकिंग अ स्ट्रोक। आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ योर माइंड। हिस्ट्री इज नॉट बोर, मैथ इज नॉट डिफिकल्ट, एंड साइंस इज नॉट कम्प्लीकेटेड। आपका माइंडसेट है। आप अगर सोचो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना है तो शुरू हो जाओगे, और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप उसमें कॉम्पिटेंट हो जाओगे, और फिर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ता है। किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाना और डिफिकल्ट बनाना आपकी चॉइस है। याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाना या डिफिकल्ट बनाना आपकी चॉइस है। कोई सब्जेक्ट ना डिफिकल्ट है ना आसान है, आपकी चॉइस है। हमेशा ये याद रखिए, ये गुण आपको जिंदगी में फायदा देगा। सो स्ट्रेस से बचने का तरीका यही है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हों और अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखें, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड इज लोनलीनेस। आप भीड़ में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, तो भी कई बार आप मिस करते हैं। लोनलीनेस क्यों आती है? कोई गल नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, बच्चे भी ध्यान ना सुन। लोनलीनेस का कारण है जब भी आप डिसकनेक्टेड फील करते हो, लोगों के साथ आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे किसी भी कारण से। चाहे तो आप इंट्रोवर्ट हैं, चाहे लोगों की एक्शंस और बातें आपको पसंद नहीं है, चाहे उनको आपकी एक्शंस और बातें पसंद नहीं है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लोनलीनेस का कारण ये है, रीजन ये है। और लोनलीनेस का दूसरा कारण हो सकता है अगर कोई ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो जाए, कोई स्पाउस चला जाए, कोई फैमिली मेंबर लव्ड वन चला जाए, तो लोनलीनेस महसूस
अगर लोनलीनेस महसूस हो तो 3-4 छोटे-छोटे स्टेप। आपका कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आप दिल की बातें बांट सकते हो, फोन उठाइए, फोन उठाइए, उनके घर चले जाइए, उनसे गपशप कीजिए, बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, गार्डन में चले जाइए, फूलों के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिए, आप काम डाउन हो जाएंगे। लोनलीनेस से बचने का बहुत बढ़िया इफेक्टिव तरीका है कि आप कनेक्टेड जिससे फील कर सकते हैं उससे बात करना शुरू करते हैं, बच्चे के साथ खेलना शुरू करते हैं, पेट्स के साथ खेलना शुरू करते हैं, नेचर के पास चले जाइए, तो आपकी लोनलीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। अगली बात है एंजाइटी, चिंता। चिंता क्या होती है? चिंता में और डिप्रेशन में एक अंतर है, बड़ी बारीक सी थिन लाइन है, समझ लीजिए। डिप्रेशन का मतलब है कोई आपके साथ गलत हो गया, आप उसके कारण परेशान हो और डिप्रेशन में चले गए। और चिंता का मतलब है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, चाहे वो बदलाव है, चाहे कोई घटना है जिससे आप डरे हुए हो, जिसको लेकर के आप परेशान हो। यानी एंजाइटी इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर while depression is a matter of past. This thin line between the two. और डिप्रेशन ज्यादा गहरी है। एंजाइटी से बचने का तो बड़ा सीधा सा तरीका आपको पता। मैं अभी मानव सर से सवेरे जब बात कर रहे थे कि अगर कोई ऑफिसर अपने किसी जूनियर को बुलाए तो पहली रिएक्शन क्या होती है? अब मैंने क्या कर दिया, अब क्यों डांट पड़ेगी? द फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव। ये जो नहीं सोचते कि वो मुझे कोई नई जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, मेरी प्रमोशन करने वाले हैं, मुझे इंक्रीमेंट की खबर देने वाले हैं, या मुझे कोई ऐसी जगह पे ट्रांसफर, ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने वाले हैं जिसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था या कर रहा था। हमारी ये रिएक्शन क्यों नहीं होती? ये रिएक्शन ये क्यों होती कि मुझे डांट किस कारण से पड़ेगी? जो और आप एनालाइज करके देख लो, जिंदगी में 99.9% ऐसी चिंताएं हम करते हैं या सिस्टमेटिक एनालिसिस से उसको ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन चिंता हम यूं ही करते हैं। सो एंजाइटी से बचने का तरीका ये है कि अगर जो भी चैलेंज है, प्रॉब्लम है, पहले तो उस प्रॉब्लम को आप चैलेंज मानिए, प्रॉब्लम ना मानिए, माइंडसेट। फिर ये देखिए कि उस चैलेंज में कितने टुकड़े आप कर सकते हैं, कितने छोटे स्लाइसेस में आप उसको बांट सकते हैं, और उस छोटी छोटी स्लाइसेस को ओवरकम करने के लिए क्या आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है, रिक्विजिट स्किल है? नहीं है तो कहां से मिलेगी? रिसोर्सेज हैं? नहीं है तो कहां से मिलेंगे? आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प ले सकते हैं, किसकी मेंटरिंग ले सकते हैं, किसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं? सारी चीजें पॉसिबल है। कई चीजें आप खरीद सकते हैं, कई चीजें आप बार्टर कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है, ऑप्शंस बहुत हैं। आप आज के जमाने में तो आप जानते हैं स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है और मिलियंस में मिलती है। आइडिया ही होता है ना, आपके पास अगर कोई समस्या है, वो भी एक आइडिया है, वो भी एक चैलेंज। आप किसी से एक्सप्लेन करेंगे, कोई सजेशन मिल जाएगा, दोस्तों से, दो दोस्तों से चर्चा करेंगे, कोई ना कोई सजेशन मिलेगा, बशर्ते कि आपने उसको स्लाइस डाउन कर दिया, उसको पहाड़ नहीं बनाया, उसको पहाड़ियों में काट लिया, उसको स्टेप्स में काट लिया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एंजाइटी आगे बात रही डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में भी चीज तो वही है कि आपके पास गॉड ने गिफ्ट दे रखा है। हमारा ब्रेन ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है जो हमें खुश बना सकते हैं, जो पेन किलर का काम करते हैं, जो मूड स्टेबलाइजर का काम करते हैं, जो रिवॉर्ड केमिकल हैं, जो लव केमिकल। आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेलेंगे, आप खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुशी आ जाएगी। आप नेचर के पास जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खुशी आएगी। आप मनपसंद का खाना खाएंगे, टेस्टी भोजन लेंगे, ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। आप पेट के साथ खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। आप लाइट एक्सरसाइज करेंगे, वो पेन किलर का काम करता है। लोगों में भ्रम है कि एक्सरसाइज करने का मतलब है थकना। एक्सरसाइज करने का मतलब थकना दिमाग में है, इसलिए चाहे थकते हो, वरना एक्सरसाइज आपको रीजनरेट करती है। रादर आप में ऐसे केमिकल्स क्रिएट होते हैं कि आप तरोताजा महसूस करते हैं। आप जॉगिंग करेंगे, उसके बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे, एज इफ यू टेकन अ शावर। सो प्लीज एक्सरसाइज की उसको गलत वे में मत इंटरप्रेट कीजिए। आपके माइंडसेट की बात है। एक्सरसाइज करने से भी, लाइट एक्सरसाइज से, जॉगिंग से भी, आप टाइम कितना है मेरे पास?
हाँ जी, टाइम हो गया, 3-4 मिनट में मैं करता हूँ फिर। सो आप इस तरीके से डिप्रेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। और तरीका ये है किसी भी काम को करने का कि आप टॉप ऑफ द पिरामिड पे मत जाइए, सबसे कठिन काम से शुरू मत कीजिए, सबसे आसान काम से शुरू कीजिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड से शुरू कीजिए। वहां से शुरू करेंगे तो आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, फेलियर नहीं होगी, वरना आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ये फायदा होगा अगर आप आसान काम से शुरू करते हैं, छोटे स्टेप से शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिएगा प्लीज। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं मानव सर से बात कर रहा था जब हम बैठे थे, जिसने मेरी जिंदगी को 10 साल पहले बदल दिया। 1 सेकंड पहले तक मैं डिफरेंट पीके खुराना था, उस 1 सेकंड के बाद मैं डिफरेंट पीके खुराना हूं। उस 1 सेकंड ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दी। वो वैसे ही था जैसे न्यूटन के सिर पर सेब गिरा। दैट वाज द आहा। और इस बात को बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं। साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे शरीर से जो भी बाहर निकलता है वो बदबूदार है, वेदर वी पास स्टूल और यूरिनेट और वी स्वेट, वो बदबूदार है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द खुशबूदार हो, ये कोशिश खुशबूदार हो, ये कोशिश कीजिए। आज से जिंदगी का ये लक्ष्य बना लीजिए, ये एम बना लीजिए। अब मैं ये बात बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी 10 साल पहले। मैं, क्योंकि हमारी एक कंपनी है जो पब्लिक रिलेशंस का काम करती है, उसके लिए मुझे मेरी सिटीज में अपनी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स के लिए जाना होता है। मैं बॉम्बे गया था, 4 दिन का मेरा शेड्यूल था, अलग अलग क्लाइंट्स की। थर्ड डे 3 मीटिंग थी और चांस ये रहा तीनों क्लाइंट्स की कोई ऐसी अर्जेंसी रही कि तीनों मीटिंग्स कैंसिल हो गई। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस के तीनों मीटिंग्स कैंसिल हो गई, पूरा दिन खाली था। अब बॉम्बे गया हूँ चंडीगढ़ से और कोस्टल सिटी है, बॉम्बे जाकर के आदमी बीच एंजॉय ना करे अगर खाली टाइम होता है, पॉसिबल है। चलो ठीक है, आज का दिन खाली है, बीच में जाते। मैं बीच में चला गया। एक बीच में जिस पे मैं गया वहां से चित्रे बने जैसे ये टेबल ऐसे दुगने करते 6-7 फीट का एक चबूतरा, इतना ही चौड़ा। मैं एक साइड पे बैठ गया। कोई 4-5 मिनट के बाद एक सज्जन आए जिनकी उम्र थी 35-36 साल और सफेद छक पजामा कुर्ता पहना हुआ, सब 2 छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चा लगभग 6 साल का, दूसरा लगभग 4 साल का। वो आए, वो दूसरे कोने पर बैठ गए। उनकी शक्ल सूरत से, पहनावे से नजर आता था वो एलीट क्लास से हैं, पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं। वो बैठ गए और अपने में मस्त। मैं इधर बैठा हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ, वो अपने में मस्त है। उनके बच्चे खेलने लग गए आसपास। थोड़ी देर बाद उनके बच्चों ने, क्योंकि छोटे थे, छोटा बच्चा शरारती होता ही है, उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ उठा करके आने जाने वाले लोगों पर फेंकने शुरू कर दिया। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे हैं, अच्छा जिन पर कंकड़ फेंकते थे वो इसलिए माइंड नहीं करते थे, बच्चे बहुत छोटे हैं। दूसरी चीज, कंकड़ बहुत छोटे थे, किसी को चोट नहीं लगती थी, पर उनके साथ जो रेत जाती थी वो कईयों के कोट पर, पेंट पर, कपड़ों पर लग रही थी, वो उसको झाड़ देते थे पर रिएक्ट नहीं करते थे। 4-5-6 मिनट में देखता रहा, मुझे लगा यार सिविलाइज्ड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, देख रहा, रोक नहीं रहा। कैसा अजीब आदमी है ये, कैसा अपने आप को सिविलाइज मानता है। 5-1 मिनट के बाद इतनी इरिटेशन हो गई मुझे, मैंने उनको कहा भाई साहब आपके बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, लोगों पर कंकड़ फेंक रहे हैं, आप इनको रोको। तो वो जैसे कोई आदमी नींद से जागता है ऐसे उनके साथ वो मतलब एकदम से उन्होंने बच्चों को, दोनों को आवाज दी, बुलाया और दोनों को छाती से सुला दिया। उसके बाद बच्चों को कुछ नहीं कहा। उसके 1-1.5 मिनट के बाद ऐसे ही वो उनको छाती से लगाया। 1-1.5 मिनट के बाद उनकी आंखें हल्के हल्के आंसू आ गए। शॉक, मैंने क्या कह दिया ऐसा? डिड आई ऑफेंड हिम? डिड आई हर्ट हिम? मैंने क्या ऐसा किया, क्या ऐसी गलत बात की थी कि ये रोने पर आ गए? और एक मैच्योर आदमी, 35-36 साल का आदमी कोई बच्चा नहीं होता।
कहने लगा सर आप तो मुझसे इतने बड़े हो, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसके बाद फिर चुपचाप जाकर बैठ गए, फिर बच्चों को वैसे ही गले लगा दिया, आंखों में फेरा सुना। फिर बड़ा है 1-1.5 मिनट 2 मिनट फिर देखता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा भाई साहब क्या बात है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हालात हैं, आप कुछ बताना चाहते हो। सर मैं अभी इन बच्चों की मां को शमशान घाट से जला रहा हूं। उस 1 सेकंड से पहले मैं क्या सोच रहा था उस आदमी के बारे में कि सिविलाइज्ड है, पढ़ा लिखा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और बच्चों को रोक नहीं रहा। और उस 1 सेकंड के बाद रियलाइजेशन क्या है कि सारी उम्र पड़ी है, छोटे बच्चे हैं, माँ नहीं है, बच्चों को संभालना, जॉब को देखना, बच्चों को पढ़ाना, कितनी जिम्मेवारियां इस आदमी के सिर पर अचानक आ पड़ी और इन बच्चों का क्या होगा, उसके साथ कितनी चिंताएं हैं। क्या आप किसी दूसरे के स्ट्रगल को समझ सकते हो उसे जज करने से पहले? कोई आदमी ट्रैफिक जैम में आया, कोई आदमी स्पाउस से लड़कर आया, किसी के बच्चों की एडमिशन की फीस की चिंता है, 10,000 तरह के स्ट्रगल हैं, किसी को जॉब की प्रमोशन की चिंता है। डू वी अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स वन इज फेसिंग बिफोर जजिंग द पर्सन? हमें क्या राइट है कि हम किसी को जज करें? एवरीबडी हैज अ स्टोरी। डू वी अंडरस्टैंड द स्टोरी? डू वी अप्रिशिएट द स्टोरी? डू वी गो दैट डीप? क्या हम उतना गहरे जाते हैं कि किसी सामने वाले की चिंता को भी समझ सकें? उसको जज करने से पहले, उसके बारे में कोई ख्याल बनाने से पहले प्लीज इतनी सी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।